हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 28। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 27 तक आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट। तो ऐसी कौन सी जनरेशन थी कंप्यूटर की जो वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुई थी एक बेसिक कंपोनेंट की तरह? तो आपके ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था बेसिक कंपोनेंट के फॉर्म में। एक्सप्लेनेशन: फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड with using vacuum tubes as the basic component for memory and circuitry for CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो आपकी पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की वो किससे स्टार्ट हुई थी? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था बेसिक कंपोनेंट जो कि मेमोरी के लिए और उसके सीपीयू के लिए, दोनों के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का ही इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि आपकी 1940 से 1950 तक थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये आपका 1950 से 1960 तक था जिसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये आपका 1960 से 1970 तक था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी का यूज होता था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970s है जो कि प्रेजेंट है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। और आपकी फिफ्थ जनरेशन भी है कंप्यूटर की जो कि क्या थी? VLSI, जिसे आप कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये जो जनरेशन्स थी ये मोस्टली किस पे बेस्ड थी? पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं, ये इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, HLL स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शन है हाई लेवल लेसन, हाई लेआउट लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेमेंस लेसन। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो HLL का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं HLL हैज लैंग्वेजेस लाइक फॉर्ट्रैन, कोबोल। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये आपके HHL लैंग्वेज का एग्जाम्पल होता है। HLL इज इन मशीन लैंग्वेज। इट इज कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। जो आप ब्लूटूथ यूज करते हैं आपके मोबाइल फोन्स में है तो वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो उसका आप किस नेटवर्क पे यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए कि कंप्यूटर्स में कितने क्वेश्चंस का आप आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। Bluetooth is a wireless technology used to create wireless personal area network for data transfer। तो डेटा को अगर आपको ट्रांसफर करना है वायरलेस, वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क पे, तो आप ब्लूटूथ का यूज करते हैं। और ये कितने डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफर कर सकता है? तो इसका डिस्टेंस है 10 मीटर्स के रेंज में ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। इट ऑपरेट्स ऑन 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर इट्स ट्रांसमिशन। और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी इसमें चाहिए होती है? 2.45 गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडर स्टेबल फॉर्मेट। तो वो कौन सी यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है किसी भी डेटा को, अगर किसी यूज़र ने कंप्यूटर में किसी डेटा को डाला तो उसको एक अंडरस्टेबल फॉर्मेट में वापस वो चीज़ें मिलती है। तो कौन सी यूनिट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपके ऑप्शंस हैं आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए जब यूज़र उसको रिसीव करता है। एक्सप्लेनेशन: द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा व्हेन द यूज़र enters into a language that computer understand
दैट इज इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो यूज़र क्या करता है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कंप्यूटर पे एंटर करता है, फिर कंप्यूटर उसको अपनी अंडरस्टेबल लैंग्वेज में उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उस डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर, बाइनरी फॉर्मेट में, जो कि आपको पता है 1 और 0 के फॉर्म में होती है। द आउटपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रिजल्ट इन यूजर अंडरस्टेबल फॉर्मेट। और आउटपुट यूनिट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी डेटा अंदर गया है उसका वापस रिजल्ट्स देने के लिए आउटपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरह आपका स्टोरेज यूनिट होता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर स्टोरिंग द डेटा आफ्टर इमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। वेयर एज द ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। अगर उस डेटा में अरिथमेटिक से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ करना या फिर बिटवाइज ऑपरेशन का यूज़ करना, तो उसके लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें 3 यूनिट वर्क करती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आपका ALU, जो कि अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्निक दैट इंक्रीजेस द सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे किसी भी सिस्टम में जो इस पर आप वर्क कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शंस है मल्टी फंक्शनिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है दैट इंक्रीजेस द सिस्टम प्रोडक्टिविटी। Multi-programming increases the productivity by increasing the CPU utilizations. Other devices utilization is also increased. तो मल्टी प्रोग्रामिंग की प्रोडक्टिविटी ये कैसे इंक्रीज करता है किसी भी सिस्टम की, ये क्या इंक्रीज कर देता है, तो ये कैसे इंक्रीज करती है सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये जो CPU का यूटिलाइजेशन होता है, जिसको आप लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, इसका यूटिलाइजेशन ये इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से अदर डिवाइसेस हैं उसका भी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज द कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइड द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। और मल्टी प्रोग्रामिंग को आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ऐसी एबिलिटी होती है कि हम लोग एक टास्क से दूसरे टास्क को उस पर हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक साथ कई टास्क को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। The OS is mainly responsible for multi-programming। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है OS, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। द हार्डवेयर प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक सर्क्यूटरी दैट मे बी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, गेट गिव्स द आउटपुट एज 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी जो आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें गेट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आए थे। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से करते रहिए ताकि एग्जाम्स में जब आए तो आप उसको गलत ना करें। तो इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा गेट है जो आउटपुट देता है 1 ओनली, वो 1 अपना आउटपुट कब आपको देगा, इफ़ ऑल द इनपुट सिग्नल्स, जितने भी आपने सिग्नल्स को इनपुट किया है वो 1 होगा। तो आपके ऑप्शन है नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एंड गेट। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड गेट। एंड गेट अपना आउटपुट 1 तभी देगा जब इसमें जो इनपुट किया गया सिग्नल है वो 1 हो। एक्सप्लेनेशन, एंड गिव्स 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आपको एंड सिग्नल्स निकालना है तो इसमें y इक्वल्स टू A.B होता है। अगर आपने A में भी 1 लिखा और B में भी 1 लिखा तो जो इसका आउटपुट होता है वो 1 निकल के आता। तो ये होता है एंड का एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपको A और B दोनों में जो वैल्यूज़ है वो 1 इनपुट करनी होगी, तभी आपका फाइनल रिजल्ट एंड गेट क्या देगा, 1 देगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गेट सा। गेट विच इज़ यूज टू रिवर्स द आउटपुट ऑब्टेन। तो ऐसे कौन से गेट हैं जो यूज़ होता है रिवर्स करने के लिए आउटपुट, जो भी उसका आउटपुट आता है उसके आउटपुट को ये रिवर्स करता है। अगर आपका 1 आउटपुट है तो ये 0 देगा, अगर आपका आउटपुट 0 आया है तो आपको ये 1 रिजल्ट देगा। तो आपके ऑप्शंस हैं एक्सॉर, नॉट, नॉर,
NAND। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो अपने आउटपुट को जो भी आपने ऑब्टेन किया उसको रिवर्स करता है। नॉट गेट इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट फ्रॉम 0 to 1 एंड वाइस वर्सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो नॉट गेट क्या करेगा, जो भी आउटपुट आएगा अगर 0 है तो 1, वाइस वर्सा मतलब 1 है तो 0। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, और जो बूलियन एक्सप्रेशन है आपका नॉट गेट का वो होता है y इक्वल्स टू ए नॉट। y इक्वल्स टू क्या है a, और ये जो डैश लगा उसको आप पढ़ते हैं a नॉट। ओके, सो इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। तो अगर आपका y में a की वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 नॉट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0। अगर 0 नॉट है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, मीन्स ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट दैट यू ऑब्टेन्ड। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिवर्सल गेट दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन एक्सप्रेशन। तो ऐसा कौन सा यूनिवर्सल गेट है जो यूज़ होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल गेट को यूज़ करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं और गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट, एंड गेट। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है नैंड गेट। तो नैंड गेट को आप क्या बोलते हैं, नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये इम्प्लीमेंट होता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूनिवर्सल गेट का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, नैंड गेट है। तब हो जाए नैंड गेट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप नैंड गेट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट को और क्या बोलते हैं, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अ यूनिवर्सल गेट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट यूजिंग एनी अदर लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल गेट एक ऐसा गेट है जहाँ पे आप किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर लॉजिक गेट। मीन्स अगर आप नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको किसी भी अदर लॉजिक गेट का यूज़ करना नहीं है, उसके बिना भी आप अपने रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। आपके ऑप्शन है 10, 8, 16, 4। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। 16, तो 16 बिट्स आपकी प्रेजेंट होती हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। एक्सप्लेनेशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आप इसे लर्न करिए कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कितने बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती हैं। दे परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो अरिथमेटिक एंड बिटवाइज दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक में जैसे कि आपका हो गया ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और जो बिटवाइज होता है उसमें से आपका होता है और, मीन्स अगर आपकी दो स्टेटमेंट है आइदर वन और अदर, एक्सऑर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, शिफ्ट, तो ये सारे आपका बिटवाइज ऑपरेशन में आता है। तो उसके लिए आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ करेंगे जिसमें 16 बिट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर। तो SVGA क्या होता है, सुपर विजुअल ग्राफिक एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक एरे। क्या होता है SVGA, स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक एरे। एक्सप्लेनेशन, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे इज अ टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये एक तरीके का क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। इट सपोर्ट्स 1024 बाय 768 पिक्सल्स को सपोर्ट करता है विथ 60,000 डिफरेंट कलर्स के साथ। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव लगे होंगे और ये सभी ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। और एग्जाम्स में जाने से पहले आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि एग्जाम्स में अगर वो क्वेश्चंस आए तो आपसे गलत ना हो और आप अच्छे स्कोर कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट करके और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस का नोटिफिकेशन देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।